नमस्कार, वेलकम टू ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। सो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे CUET 10 जून के पेपर का। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ आपसे पूछ रहा है, फ्रांस बोआस इज़ द फाउंडिंग अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिज थियरिटिकल आइडियाज़ आर लेबल्ड एज। फ्रांस बोआस जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उनका जो थियरेटिकल आइडिया था उसको कैसे लेबल किया जाता है? उसको फंक्शनलिज्म का नाम दिया गया है, साइको एनालिसिस है, फेमिनिज्म है या फिर हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं 26 जून के पेपर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रांस बोआस ने हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछ रहा है, द टर्म बैकवर्ड हिंदूज फॉर द ट्राइबल ऑफ इंडिया वॉज क्वाइंड बाई। किसने इंडियन ट्राइब्स को बैकवर्ड हिंदू बोला था? ओके, एम एन श्रीनिवास ने, GS घुरे ने, SC दुबे ने या फिर LP विद्यार्थी ने। सो करेक्ट ऑप्शन इज GS घुरे। GS घुरे ने जो ट्राइब्स थी उनको कहा था कि ये बैकवर्ड हिंदू हैं। ओके, चलिए 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है, द कुरुक लैंग्वेज स्पोकन बाई ओरान्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू। देखिए ओरान जो है ये सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड इन सब एरिया में पाई जाती है और ये कुरुक लैंग्वेज बोलती है। और इसी वजह से कहीं कहीं अगर आप देखोगे तो इनको कुरुक ट्राइब भी कहा जाता है, ओरान्स को ही। हाँ, सो ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो इथनो इनकी लैंग्वेज है, इथनो लिंग्विस्टिक, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रो एस्टियाटिक से, द्रविडियन से, इंडो आर्यन से या फिर साइनो तिब्बतन फैमिली से। तो करेक्ट ऑप्शन इसका द्रविडियन फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है, द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्शियल autonomous status to the tribal areas. Which state among the following have the 6 scheduled areas in India? देखिए आपको पता है हमारे लिए 5th और 6th शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्योंकि ट्राइब से रिलेटेड है। आपको पता है जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑटोनोमस स्टेटस प्रोवाइड करता है ट्राइबल एरियाज़ को। आपसे पूछ रहा है कि 6th शेड्यूल में इसमें से कौन सा एक स्टेट आता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 6th शेड्यूल में 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको याद कर लेना है, 4 स्टेट ये 6th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है, बाकी 5th शेड्यूल में आते हैं। सो यहाँ पर देखिए असम है, तो असम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो असम के अलावा अगर मेघालय होता, त्रिपुरा होता या फिर मिजोरम होता तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें से कोई भी आएगा वो किससे बिलोंग करता है? 6th शेड्यूल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये जो 40 है ना, इसको NTA ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक, इसको ड्रॉप कर दिया था, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 भी देखिए असर्शन रीजन है। असर्शन दिया गया है, क्रॉस कल्चरली वाइफ बीटिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली वायलेंस। मतलब अगर आप क्रॉस कल्चर एग्जामिनेशन क्या होता है? आप 2 कल्चर को अगर आप एग्जामिन कर रहे हो अलग अलग, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप क्रॉस कल्चरली भी देखोगे, किसी एक कल्चर में नहीं जबकि अलग अलग कल्चर में भी देखोगे, 2 कल्चर को कंपेयर कर लो, अगर अलग अलग कल्चर में भी देखोगे तो वाइफ को बीट करना, वाइफ को मारना सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली वायलेंस है, ठीक है, ठीक, क्योंकि inequality of man and women in economic access is the reason of violence against women in society। क्योंकि जो inequality है men और women की economic access में, कि आदमी के पास बहुत पैसे और औरत के पास कुछ नहीं है, यही कारण है women के जो अगेंस्ट जो है वायलेंस हो रहा है सोसाइटी में। सो अगर आप देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये केवल इकोनॉमिक एक्सेस के कारण ही, ऐसा नहीं है कि औरतों को मारा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या करना है यहाँ पर, अरेंज द थियरेटिकल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्रोनोलॉजिकली इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज हैं उसको क्रोनोलॉजिकली क्या करना है? अरेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पर डिफ्यूजनिज्म है, फंक्शनलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, सिम्बोलिक थियरी एंड पोस्टमॉडर्निज्म है। तो ये जैसे लिखा है ऐसे होना भी चाहिए इसको। देखिए सबसे पहले अगर यहीं पर अगर होता है इवोल्यूशनिज्म भी, तो सबसे पहले इवोल्यूशनिज्म आता है, उसके बाद डिफ्यूजनिज्म आता है,
उसके बाद फंक्शनलिज्म आता है, फिर अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है तो हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट वो करते हैं, फिर ऊपर से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म हो जाएगा आपका, अगर इसके पहले होता तो साइको एनालिटिकल स्कूल मतलब कल्चर पर्सनालिटी भी आ जाता। उसके बाद फिर सिम्बॉलिक थ्योरी, और सिम्बॉलिक थ्योरी के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ABCDE ही हो जाना चाहिए, ओके। और यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपको नहीं भी ये चीज़ पता थी तो आपको अगर ये भी पता था ना कि इवोल्यूशनिज्म के बाद डिफ्यूजनिज्म के बाद फंक्शनलिज्म, तो एक के बाद भी देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऐसे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 रिसर्च मेथोडोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नॉलेज क्रिएशन, अरेंज द स्टेप ऑफ फील्ड वर्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो इसमें तो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट को माहिर होना चाहिए, बिकॉज हम लोग तो फील्ड वर्क करते ही हैं, हाँ। और अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तब तो आपने अपने थर्ड ईयर में BSc या BA थर्ड ईयर में तो आपने फील्ड वर्क किया ही होगा। तो अब आप इसको खुद ही कर लोगे कि इसमें आप सबसे पहले आपने क्या किया था ना, तो आसान हो जाता है। चलिए करते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, BSc थर्ड ईयर, BA थर्ड ईयर के, तो आपने फील्ड वर्क में सबसे पहले अपना क्या किया होगा, टॉपिक और फील्ड सेलेक्ट की होगी कि आपका टॉपिक क्या होगा और आप कहाँ फील्ड वर्क करने जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ जाओगे और वहाँ के सब लोगों से क्या करोगे, अपना एक रैपो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे, सबसे बात करोगे, सबके बीच में घुलने मिलने की कोशिश करोगे और ये पता करोगे कि आपका की इन्फॉर्मेंट क्या है, कौन सा ऐसा आदमी है जिसको आपके टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना। उसके बाद आप अपना की इन्फॉर्मेंट उसमें से आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये आदमी है, इसको पता है कि हाँ, या फिर ये मेरा टॉपिक है और इससे जुड़ी बातें इस पर्टिकुलर आदमी के पास है, या फिर ये मेरा की इन्फॉर्मेंट हो सकता है, इसको गांव के बारे में पता है, इस जगह के बारे में पता है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना डेटा कलेक्ट करोगे और फिर डेटा को क्लासीफाई और एनालाइज करोगे और उसकी राइटिंग करोगे। हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, CBA ये देखिए हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ना, 44 देखिए स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पता करना है कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों सही दोनों गलत, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, डिजास्टर्स सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स कैन हैव ग्रेटर और लेसर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ डिपेंडिंग ऑन सोशल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो जैसे डिजास्टर्स हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या फिर ड्रॉट हो, उसका कम और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, डिपेंड करता है कि इंसान की सोशल कंडीशन कैसी है। सही बात है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई गरीब फैमिली है, हाँ, अब वो एकदम बीच के किनारे उसने अपनी झोपड़ी बना के रखी है, ठीक। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर फ्लड आएगी तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इफेक्ट होगा ना, इसकी, क्योंकि इसकी सोशल कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं कि ये और सेफ इलाके में अपना और सेफ जगह पे अपना घर बना सके, ठीक। ऐसे ही तो अगर मान लीजिए कोई गरीब फैमिली है, वो स्लम में रहती है, वहाँ पर अर्थक्वेक आएगा तो उसका घर उतना मजबूत है नहीं, तो वो झेल नहीं पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, ड्रॉट या फिर फ्लड, किसी भी तरीके का डिजास्टर हो, उसका कहीं ना कहीं इंसान की जो सोशल कंडीशन है उस पर लेसर और ग्रेटर इफेक्ट पड़ता है उस हिसाब से, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि डिजास्टर जो होते हैं पार्टली जो होते हैं वो सोशल प्रॉब्लम होता है विद सोशल कॉज एंड सोशल सोल्यूशन, ठीक। तो ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं डिजास्टर जो है वो सोशल प्रॉब्लम है। कोई भी डिजास्टर इसमें डिपेंड करता है कि आप अगर विमेन हैं, आप अगर कोई हैंडीकैप उससे हैं, तो वो बहुत मैटर करता है कि वो आपको कैसे इफेक्ट करेगा। तो उसका कुछ ना कुछ पार्टली जो है कॉज और सोल्यूशन जो है सोशल कॉज और सोशल सोल्यूशन भी उसके मिलते हैं, ठीक। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए जब आप अभी PG में एडमिशन लोगे तो आपको एक पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, एक सेलेक्टिव पेपर हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उसमें से अलग अलग ऑप्शन जैसे आप डेवलपमेंट चूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हो, या फिर आप विमेन स्टडीज़, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो आप इन सब में से फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, तो आपको एक पेपर इसमें से चूज़ करना होता है। तो उसमें से एक पेपर डिजास्टर का भी होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। कल्चरल इकोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड देयर फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। सही बात है, हम कल्चर इकोलॉजी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग रिलेशन देखते हैं। देखिए टर्म ही है कल्चर की इकोलॉजी, तो हम लोग क्या करते हैं, कल्चर का उसके फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट उसका कैसा है,
ठीक है, किसी कल्चर का, उससे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो कल्चर इकोलॉजी के बारे में सही लिखा है। उसके बाद क्या है दूसरा स्टेटमेंट, सम ऑफ द अर्लीस्ट एंथ्रोपोलॉजी एसोसिएटेड विद कल्चर इकोलॉजी आर जूलियन स्टीवर्ट, फ्रांस बोआस एंड कार्ल मार्क्स। तो ये बात तो गलत हो गई, क्यों? क्योंकि जूलियन स्टीवर्ट तो कल्चर इकोलॉजी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स या फ्रांस बोआस का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द थिंकर एसोसिएटेड विद एवोल्यूशनिज्म। एवोल्यूशनिज्म से जो थिंकर एसोसिएट करते हैं उसके ऊपर मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है। टाइलर नंबर 1 पे मिल गए, क्लिफर्ड गिट्स नहीं, सिंबॉलिक में पढ़ते हैं हम लोग, एरिक वोल्फ नहीं, एल.एच. मॉर्गन, हाँ जी एल.एच. मॉर्गन है, टी.एन. मजूमदार नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन जाएगा? ए एंड डी। ए एंड डी किस में? 4th में हो गया सॉल्व, एवोल्यूशनिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मेजर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पूछा है, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, सही है। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी सही है। ये मेजर ब्रांचेस में नहीं आते। मेजर ब्रांच में केवल क्या है? सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख। 48 ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। एम.एन. श्रीनिवास, आपको पता है एम.एन. श्रीनिवास ने किसका कॉन्सेप्ट दिया है? संस्कृताइजेशन का। एल.पी. विद्यार्थी, सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। एन.के. बोस, हिंदू मोड ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन। और रेडफील्ड ने लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द ओल्डेस्ट ग्लेशियल फेज। ओल्डेस्ट ग्लेशियल फेज कौन सा है? आपको पता है 4 ग्लेशियल फेज हैं। पहला होता है गुंज, देन मिंडर, देन फिर रिस आया, देन 4th पे वुडम आया। तो सबसे ओल्डेस्ट तो हो गया कौन सा? गुंज हो गया। और सबसे यंगेस्ट पूछा जाएगा तो वो वुडम हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका सीक्वेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इसको सीक्वेंस पे ऐसे लगाने को आता है कैसे गुंज, मिंडर, रिस और वुडम। तो आपको पता है आजकल बहुत से हैशटैग चलते हैं, आप बस इसको ऐसे याद कर लो, GMRW। ओके, मतलब M है फिर R है, R के बाद फिर M को उल्टा कर देना है, W बना देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। एक कोई हैशटैग अभी बहुत फेमस हुआ था ना, गेट रेडी विथ मी समथिंग विथ मी, ये वाला, तो उसी से मिलता जुलता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर G के बाद M आता है, R के बाद W आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन आया है डेटिंग पे। डेटिंग पूरा वीडियो मैंने बना के चैनल पे है, तो आप वहाँ पे जाके अच्छे से डेटिंग सारी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड कौन सा है। तो यहाँ पर देखो आप, स्टैटिग्राफी है, थर्मोल्यूमिनेसेंस है, सीरिएशन है और प्लानोलॉजी है। तो यहाँ पर आपको सीधे आंसर पता चल गया होगा कि एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड कौन सा है, थर्मोल्यूमिनेसेंस है, और सारी क्या है? रिलेटिव डेटिंग मेथड्स हैं। तो अगर डेटिंग में जरा भी प्रॉब्लम है तो जाके चैनल पे वीडियो चेक करके आप जरूर देख लो। क्वेश्चन नंबर 52, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर डेवलप ड्यूरिंग मिजोलिथिक पीरियड। मैंने मिजो माइक्रो आपको हमेशा कहा है कि मिजो के साथ माइक्रो वर्ड याद कर लो। माइक्रो ब्यूरिन्स हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपको पता लग गया कि मिजोलिथिक पीरियड में माइक्रो क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स, माइक्रो टूल्स जो है वो यूज़ हो रहे थे, और इसको कंपोजिट टूल्स भी बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है, तो ये अब तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम याद कर लो मिजो के साथ माइक्रो वर्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड डिड द प्लिस्टोसीन इपॉक अकर। प्लिस्टोसीन इपॉक का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका टाइम पीरियड था 2.58 मिलियन टू 11,700 ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 54 ये क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था, व्हाट इज प्लूवियल पीरियड। वहाँ आपसे पूछा था कि ग्लेशियल पीरियड के बीच में अगर कोई वार्म पीरियड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं। ये पूछा गया था 2 ग्लेशियल पीरियड के बीच में अगर एक वार्म पीरियड आ जाए, तो वहाँ पर मैंने प्लूवियल के भी बारे में आपको बताया था, इंटरप्लूवियल क्या होता है ना। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन पता ही चल जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखो, पीरियड ऑफ इंक्रीज रेनफॉल इन इरिड एरिया, सूखे जगह पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, आपको मैंने बताया था प्लूविएशन मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा रेनफॉल, और मैंने इंटरप्लूविएशन क्या है, और अगर इंटरप्लूवियल पीरियड क्या होता है, और अगर 2 प्लूवियल पीरियड के बीच में एक ड्राई पीरियड आ जाए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, मैंने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था। तो आई होप आपको समझ में आया था। ग्लेशियल मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ, ठंडी, स्नो, प्लूवियल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश। चलिए 54
हाउ ओल्ड कैन कार्बन डेटिंग एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ एन आर्टिफैक्ट। सो यहाँ पर देखिए कार्बन डेटिंग आपसे पूछा है कि कार्बन डेटिंग एक्यूरेटली किसी आर्टिफैक्ट का एज डिफाइन कैसे डिटरमाइन कर सकता है, कब तक की एज किसी आर्टिफैक्ट की डिटरमाइन कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता देती हूँ, अप टू 50,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो इतने का कार्बन डेटिंग जो है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है किसी आर्टिफैक्ट की एज को। ओके चलिए, सॉरी ये क्वेश्चन जो था ये क्वेश्चन 55 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे चलेंगे। 56 आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ स्टोन टूल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। आपसे पूछ रहा है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम कौन सा टूल कॉमनली मतलब कि पाया जाता था या फिर एसोसिएट करता है लोअर पैलियोलिथिक से। तो आपको पता है लोअर पैलियोलिथिक मतलब एकदम स्टार्टिंग का पीरियड है ना, पैलियोलिथिक में लोअर पैलियोलिथिक सबसे पहले आता है। तो सीधे से अपना दिमाग लगाना है कि इस टाइम टूल सबसे ज़्यादा क्रूड टूल्स यूज़ होंगे और वो क्या है, चॉपर है ना, चॉपर चॉपिंग टूल्स यूज़ होते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चॉपर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज द न्यूलिथिक पीरियड। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी सॉल्व किया था। इट इज़ अ पीरियड ऑफ वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशन, नहीं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक एक्टिविटीज, नहीं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एकदम सही। इट इज़ अ पीरियड ऑफ राइज ऑफ रोमन एम्पायर, अरे नहीं भाई, इस तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सेटलमेंट लाइफ, यही सब ना, सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, अगर ये सब आता है कुछ तो वो न्यूलिथिक पीरियड से उसका लेना देना है। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 आपसे पूछ रहा है मॉस्टेरियन टूल टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज। मॉस्टेरियन जो टूल टेक्निक थी उसको और क्या बोलते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसको बोलते हैं डिस्क्वाइड कोड टेक्निक। ओके, जब आप मॉस्टेरियन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको डिस्क्वाइड कोड टेक्निक भी बोलते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगी मैं आपको बताऊँगी ऐसा क्यों बोलते हैं। चलिए फिर एक पढ़ाया ही क्वेश्चन आया है एकदम आसान सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नियोलिथिक साइट ऑफ असम। कितनी बार आपको मैंने हर बार बताया कि नियोलिथिक साइट ऑफ असम, नियोलिथिक साइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, कौन सा है, डियोजली हेडिंग ना, तो बस असम एकदम इसको याद कर लेना है। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अगेन एक फिर पढ़ाया और क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अतिरमपक्कम एक ओपन एयर साइट है तमिलनाडु में, फेमस किस लिए है। अतिरमपक्कम आपको पता है एक पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ से पैलियोलिथिक हैंड एक्सेस मिले थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैलियोलिथिक टूल्स हो जाएगा, ये भी बताया है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी बताया है। द आहार कल्चर ऑफ राजस्थान इज क्लासिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ। जो आहार बनास ये सब कल्चर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैलियोलिथिक टूल्स, मेसोलिथिक, नियोलिथिक या फिर कैल्कोलिथिक। तो कैल्कोलिथिक हो जाएगा यहाँ पर। आहार बनास कल्चर ये सब किससे है, कैल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है। 62 पे 62 अगेन वही सब, ये वही ज़्यादातर वही क्वेश्चन है जो पिछले पेपर में हम लोग ने सॉल्व किया, थोड़ा सा बस उसको चेंज करके पूछ लिया है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस उसका पूछने का थोड़ा तरीका बदल गया है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है। चौंदारो है, कालीबंगन है, सुरकोता है, बुरजहोम नहीं है। आपको पता है बुरजहोम एक नियोलिथिक साइट है जहाँ से पिट ड्वेलिंग मिली थी। कई बार हम लोग ने इसका इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए बुरजहोम पे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुरजहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टराइज एज मेगालिथ। आप इसमें से किसको मेगालिथ्स के फॉर्म में कैरेक्टराइज कर सकते हो। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द कोलोसम इन रोम, द स्टोन हेंज इन इंग्लैंड, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑफ USA। सो अभी आज नहीं तो कल तक मैं मेगालिथ पे आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द स्टोन हेंज इन इंग्लैंड ये क्यों है और ये किस मेगालिथ के अंडर आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्टोन हेंज इन इंग्लैंड है वो किस तरह का मेगालिथ है, तो आप कल का वीडियो देखने के बाद पक्का बता देंगे। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोन हेंज इन इंग्लैंड। 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है करेंटली द प्रेजेंट डे ऑफ वर्ल्ड इज इन विच इपॉच। अभी हम लोग किस इपॉक में रह रहे हैं, प्लिस्टोसीन में है, होलोसीन में है, पैलियोसीन में है या फिर मायोसीन में है। देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा बदल कर ही इसी तरह का एक क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी पूछा गया था और वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया। अगर आप लोग जो भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए अगर आपने देखा होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप जानते भी होंगे और आप समझ गए होंगे मैं किस क्वेश्चन की भी बात कर रही हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, होलोसीन है। होलोसीन को और क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर रिसेंट लिखा होता तो हम लोग रिसेंट के साथ जाते हैं कि अभी हम लोग होलोसीन में रह रहे हैं।
और इसको एक चीज़ और क्या बोलते हैं, इसको एंथ्रोपोसीन भी बोला जाता है। और वहाँ पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि किस इपॉक को हम लोग एंथ्रोपोसीन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था होलोसीन को बोलते हैं। एंथ्रोपोसीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो इपॉक है, ये जो टाइम चल रहा है, ये क्या है, ह्यूमन डोमिनेटेड है ना। तो इस वजह से इस पीरियड को एंथ्रोपोसीन भी बोला जाता है, होलोसीन भी बोला जाता है, फिर आप रिसेंट पीरियड भी बोल सकते हो। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 ये क्वेश्चन एक असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। रेडियो कार्बन इज यूजफुल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। सही बात है कि हम रेडियो कार्बन मेथड के थ्रू एज डिटरमाइन कर लेते हैं। उसका बिकॉज रेडियोकार्बन डेटिंग रिलाई ऑन द डीके ऑफ कार्बन 14, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कार्बन का, कैन प्रोवाइड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द मटेरियल। हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप जाकर डेटिंग वाला वीडियो देख सकते हो, और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। सो और इस हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन आ सकता है अगर इतना पूछा गया है तो। रेडियो कार्बन डेटिंग में हाफ लाइफ क्या होती है ये भी आपको याद कर लेना है, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। और जिसको भी अगर रेडियो कार्बन डेटिंग से कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके डेटिंग वाला वीडियो देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द ग्लेशियल एरा, जिसको आइस एज भी बोलते हैं, वॉज अ पीरियड ऑफ रेपिटेटिव एडवांस एंड रिट्रीट्स ऑफ लार्ज आइस शीट्स दैट अफेक्ट मच ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है, ग्लेशियर पीरियड के वक्त यही हो रहा था। उसके बाद फिर क्या, बिकॉज ड्यूरिंग द ग्लेशियर एज द ग्लोबल टेम्परेचर वॉज मच हाइयर। अरे नहीं भाई, ग्लोबल टेम्परेचर तो ग्लेशियर पीरियड है तो लो हो जाएगा ना, नीचे चला जाएगा। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि भाई ग्लेशियर एरा जो था वो आइस एज पीरियड था। यहाँ पर रेपिटेटिव एडवांस जो आइस शीट्स थी वो अफेक्ट कर रही थी वर्ल्ड को, तो सही बात है। लेकिन ये कहो कि ग्लेशियर एरा के वक्त जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो हाई हो गया था, तो ये तो बात यहीं पर गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, मतलब ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 66। 67 देखिए, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अर्लीस्ट टू मोस्ट रिसेंट। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको सिखाया है, सबसे पहले हम लोग सबसे अर्लीस्ट ढूंढेंगे और सबसे मोस्ट रिसेंट। तो सबसे अर्लीस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, आपको पता है पैलियोलिथिक में भी लोअर पैलियोलिथिक। तो ये तो हो गया अर्लीस्ट, यहाँ ई लिख दीजिए। और सबसे रिसेंट क्या हो जाएगा, नियोलिथिक हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आर। अब चलिए, मतलब ए पहले और सी लास्ट में किस में है, ढूंढते हैं। ये लो, ए पहले सी लास्ट में, तो केवल यहीं पर है, तो मिल गया हमें आंसर। अब रही बात क्वेश्चन सॉल्व करनी, तो आपको पता है सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक आता है, देन मिडिल आता है, देन अपर आता है, देन मेसोलिथिक है, देन नियोलिथिक। हो गया पेपर सॉल्व। चलिए, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व। 68 अगेन एक साइड से क्वेश्चन है। देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिफैक्ट साइट्स कहाँ क्या पाया गया, अरेंज करने में कौन किस, इसी वजह से ये जो मैंने साइट्स के ऊपर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर जो पेपर सॉल्व करा है, प्लीज़ उसे देख कर जाइएगा। आपके लिए वो एनफ है, बहुत आपके यहाँ डीप नहीं पूछा जा रहा है पीजी में। तो अगर आप वो अच्छे से देख कर और सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से लगा लोगे, मैंने वैसे भी वहाँ पर सारे क्वेश्चन के थ्रू ही साइट्स सारी समझाई है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए एक ही पेपर में, ठीक। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट। तो सबसे पहले ओल्ड को ढूंढना है, सबसे पहले और रिसेंट को ढूंढ लेना है। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर आप इसमें से देखो तो वो क्या है, अतिरम पक्कम है। अभी हम लोग ने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया, पैलियोलिथिक साइट है। और सबसे यंगेस्ट अगर आप देखो तो अभी हमने इसकी भी बात की, बुर्जहोम नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, मतलब ई पहले होना चाहिए और ए लास्ट में होना चाहिए। अब आप ऑप्शन देखो अगर, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ई पहले और ए लास्ट में, और हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो कि उसके ये तीनों एक तरीके से मेसोलिथिक पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, बस आगे पीछे थोड़ा टाइम पीरियड है। तो सबसे पहले भीमबेटका आ जाएगा, फिर सराय नायरा, देन लंगनाश। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 69 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मेसोलिथिक पीरियड इज नोन फॉर माइक्रोलिथ। एकदम सही, कई बार मैंने आपको बताया मीजो के साथ माइक्रो वर्ड याद करना है, तो ये तो सही है। मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथिक टूल्स यूज होते थे। रिंग स्टोन एंड सेट्स वर डेवलप ड्यूरिंग लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। नहीं भाई, ये तो एकदम गलत हो गया। मैंने आपको बताया सेल्स, रिंग स्टोन, ये सब नियोलिथिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। 1 सेकेंड, ये सब किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, नियोलिथिक पीरियड से, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए तो करेक्ट है और सेकंड ये
रॉन्ग है, तो ये हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग फ्लरिश ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। नहीं, ये तो गलत हो गया। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ये सब कहाँ से कब शुरू हुआ था? नियोलिथिक पीरियड से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्लैक्टोनियन रेवोल्यूशन आर एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। नहीं भाई, डेटिंग मेथड नहीं है, ये सब कल्चर है। क्लैक्टोनियन रेवोल्यूशन या फिर आप टूल मेकिंग टेक्निक भी में भी आते हैं, ठीक है, कि उसी कल्चर से फेमस हुए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो दोनों स्टेटमेंट गलत वाली बात है सेकंड में, ठीक है ना। आप समझ गए ना। यहाँ पर कह रहा है कि ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग टेक्निक मेसोलिथिक पीरियड के वक्त, तो ऐसा गलत, एकदम गलत है। नियोलिथिक पीरियड के वक्त होता था। और कह रहा है कि रेवोल्यूशन और क्लैक्टोनियन ये सब एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है। पढ़ा है आपने डेटिंग मेथड में इनको, ठीक। तो ये तो गलत हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे देखिए क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? कितने हैं? 2 फॉल्स स्टेटमेंट हैं इसमें। चलिए देखते हैं कौन से 2 हैं। पहला कह रहा है इन कैल्कोलिथिक कल्चर में कॉपर एंड स्टोन वर यूटिलाइज फॉर मेकिंग एवरीडे इक्विपमेंट्स। एकदम सही बात है, इसी वजह से इसको कैल्कोलिथिक या फिर बहुत चाल्कोलिथिक बहुत लोग बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉपर यूज़ होता था। तो ये तो भाई एकदम सही है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है सगन कल्लू इज ए लोअर पैलियोलिथिक साइट ऑफ आंध्र प्रदेश। नहीं, लोअर पैलियोलिथिक सगन कल्लू नहीं, सगन कल्लू एक नियोलिथिक साइट है कर्नाटका आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ है। तीसरा देखते हैं मेनहिर इज अ टाइप ऑफ नियोलिथिक टूल। अरे नहीं भाई, मेनहिर क्या है? मेनहिर एक मेगालिथ है ना, जिसमें एक ऐसे सिंगल स्टोन ऐसे रहता है, ठीक। उसके बाद क्या है? इन आर्कियोलॉजी NBP रिफर्स टू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर। तो ये तो सही है। तो गलत कौन से हो गए? गलत ये 2 स्टेटमेंट हो गए, B और C। तो B और C रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने, और 2 ही करेक्ट है 4 में से। चलिए देखते हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एक फेमस कैल्कोलिथिक कल्चर साइट है। नहीं भाई, मेसोलिथिक है, ये तो यही गलत हो गया। पेंटेड ग्रे वेयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयरन वे। सही है, आयरन एज कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। माउस्टेरियन टूल वर डेवलप ड्यूरिंग आयरन एज। नहीं, गलत है। आयरन एज का माउस्टेरियन टूल से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा लास्ट है डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज अ डेटिंग मेथड बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑफ ट्री रिंग्स। एकदम सही है, मैंने आपको बताया डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या करते हैं, एक रिलेटिव डेटिंग मेथड है जिसमें हम लोग जो ट्री रिंग है उसकी एनुअल रिंग को काउंट करते हैं ट्री की। ये एनुअल रिंग आपको पता है एक ऑटम और एक समर रिंग कर एक मिलकर एक एनुअल रिंग बनाती हैं ट्री में, और हम इसी एनुअल रिंग को काउंट करके ये पता करते हैं कि जितनी ज़्यादा एनुअल रिंग होती है उस हिसाब से काउंट पता चलता है कि ये ट्री जो है वो कितना पुराना होगा, ठीक है। तो मैंने इस जब डेटिंग में पढ़ाया था, आप वहाँ देख लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट तो आपके सही कौन से निकले? एक तो आपका ये B सही है और दूसरा D सही है। तो B और D पहला है ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मैच करना है आपको। ओ देखिए, आप में से ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से तो इंट्रोड्यूस्ड हो गए होंगे, गुंज मिंडल रिस्मुम, आप सबको पता होगा। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे ये क्या है और कैसे इसको मैच कराएंगे। देखिए ग्लेशियर पीरियड आप सबको याद होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है और कैसे इसको मैच करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको गुंज मिंडल रिस्मुम को एक उसमें लिख लो, गुंज मिंडल सीक्वेंस में रिस एंड देन वुड। ये तो आप सबको पता है कि सारे ग्लेशियल फेजेस है, ओके। सो ये तो हो गया आपका ग्लेशियल फेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 जो है ये क्या है, ग्लेशियल फेज है। अब ये जो है 4, इनकी बात करें जो आपके लिए नए होंगे, शायद आप में से बहुत बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। सो ये क्या है, ये प्लूवियल फेजेस हैं, ठीक है। प्लूवियल फेजेस ऑफ अफ्रीका। आपको पता है कि अर्थ के कुछ पार्ट में ग्लेशिएशन हो रही थी, तो कुछ जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये 4 फेजेस जो है वो प्लूविएशन के फेजेस हैं। अब इसका क्या सीक्वेंस है ये मैं आपको बताती हूँ, और इसको कैसे याद रखेंगे ये भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है फेजेस हैं वो के से स्टार्टिंग है इनकी, ठीक है। कंगेरान और कमासिन। और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। आप देखिए के ए कॉमन है, 1 सेकेंड। इन सब में अगर आप देखो तो के ए एंड के ए इज कॉमन। यहाँ पर क्या है, एन है, उसके बाद
यहाँ पर क्या है, G है और यहाँ पर आपको M है। अब अगर आप अल्फ़ाबेट में देखो तो सबसे पहले G आता है, ठीक है, देन M आता है, देन N आता है, ठीक है। तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लेना है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, कंगेरान आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा कमासिन, कमासियन, देन क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा कंजेरन, एंड देन जी तो ये है, तो जी सबसे लास्ट में आ जाएगा, गम्बेलियन। तो ये इसका सीक्वेंस है और ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। के पास जी, देन एम, देन एन, ठीक है, अल्फ़ाबेट से। अब अगर आप देखो तो अब इसका सीक्वेंस क्या है, गुंज के साथ कंगेरान पार्ट में चल रहा था प्लूविएशन, देन यहाँ पर मिंडल के साथ कमासिन, देन रिस के साथ कंजेरान एंड वुम के साथ ग्लेशियर गैम्बेलियन। तो बस अब आप इसको मैच करा दो तुरंत यहाँ पर। सो यहाँ पर गैम्बेलियन, आपको गैम्बेलियन किसके साथ हो जाएगा, वुम के साथ हो जाएगा, कंजेरान यहाँ पर देख लो रिस के साथ, देन कंगेरान हो जाएगा गुंज के साथ, एंड देन कमासिन मिंडल। मतलब ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 74। अगेन एक आसान इजी क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है। क्रेन सर्कल क्या है, क्रेन सर्कल इज अ टाइप ऑफ मेगालिथ, एक तरह का मेगालिथ है। सोहन कल्चर आपको पता है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया है। फ्लूटिंग एक क्या है, टूल मेकिंग टेक्निक है। ब्रह्मगिरी, देखिए ब्रह्मगिरी बहुत जगह हम लोग ज़्यादातर इसको मेगालिथ में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर नियोलिथिक लिखा है तो हम लोग नियोलिथिक के ही साथ जाएंगे, क्योंकि क्रेन सर्कल तो ऑब्वियस सी बात है एक मेगालिथ है, ठीक। तो ये हो गया मैचिंग। तो ए का 4th हो जाएगा, ए का 4th एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो गया। तो ये थे 74 क्वेश्चन इस पेपर में, ठीक है। और जो 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।